स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज का कृषि विशेष दरअसल चाय पर है। वही चाय जिससे आपकी सुबह की खुमारी टूटती है और शाम तक आपकी हमसफर बनी रहती है। ये वही चाय है जिसकी चर्चा पर कई जटिल मसलों का समाधान ढूंढ लिया जाता है। ये वही चाय है जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार का साधन बनी हुई है। लेकिन ये चाय कैसे चाय के बागान से आपके रसोई घर तक पहुंचती है और रसोई घर से चाय की प्यालियों तक, तो पूरा सफर हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कांगड़ा चाय को लेकर किस तरह की चुनौतियां यहां पर पेश आ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र से। सुबह का आगाज हो या कॉलेज दफ्तर के बाद की थकान, बस चाय का नाम सुनते ही न जाने क्यों एक अलग सी स्फूर्ति का एहसास तन मन में होने लगता है। युवा हो या बुजुर्ग, हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है चाय। चाहे बात गली नुक्कड़ की चर्चा की हो, विद्यार्थी वर्ग के भविष्य की हो बात, किस्से कामकाज के हो या बुजुर्गों की अपनी दौर की चल रही हो बात, इन सबको हंसमुख या गंभीर बनाने के लिए चाय के चलन का एक विशेष महत्व है। चाय जिसने देश दुनिया के हर घरों में अलग अलग रूप में अपना एक स्थान बना लिया है, या यूं कहें कि चाय अब हम सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो चुकी है, तो ये भी गलत नहीं होगा। चाय का अपना एक ऐतिहासिक सफर है जो निरंतर अपनी खुशबू के साथ देश दुनिया में सफर करता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि चाय की शुरुआत चीन से हुई। प्रचलित कहानी के अनुसार हजारों वर्षों पूर्व चीन के शासक शेंग नुंग ने चाय की खोज की थी। किंवदंती कथाओं के अनुसार हुआ ये कि एक बार कुछ जंगली पत्तियां उनके उबलते पानी में जा गिरी। पत्तियों के खौलते ही पानी में से अच्छी खुशबू आने लगी, साथ ही उसका रंग भी बदला, जिसके बाद जब शासक ने इस पानी को पिया तो उसका स्वाद उनको बहुत पसंद आया। उस पानी को पीते ही शरीर में ताजगी आ गई। उस दौरान शेंग नुंग ने चाय का नाम चा आ रखा था। ये एक चीनी अक्षर है जिसका मतलब है परखना या फिर खोजना। भारत में चाय को लाने का श्रेय ब्रिटिश उपनिवेश को ही दिया जाता है। वर्ष 1835 में असम में पहली बार चाय के बाग लगाए गए और भारत में सन 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसने भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चाय के उत्पादन को फैलाया। बाद में यही चाय अंग्रेजों की इनकम का जरिया बन गई थी। यहाँ चाय उगाकर वो इसे बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजते थे और इस तरह से एक उपनिवेश द्वारा शुरू किए गए बागानों ने भारत में ही अपनी पकड़ बनाई और वहाँ से शुरू हुए उस सफर ने आज भारत को अग्रणी चाय उत्पादक देशों की फहरिस्त में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। ये तो सफर था चाय के आने और अब तक के सफर का। अब आगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तर भारत में चाय के बागानों के सफर को जानने के लिए हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर। यहाँ स्थित है चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ चाय की बागवानी से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं, जैसे कि किस्मों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार, नई किस्मों पर शोध कार्य जैसे अनेकों काम इस विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास प्रत्येक कृषक का हो सही विकास। जी हाँ, ये नारा दिया है। आपको बता दें कि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर हरिंदर कुमार चौधरी जी ने, जो कि हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह के प्रयास इस यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं ताकि किसानों का सही विकास हो और साथ ही नई तकनीक के साथ वो जुड़ सके। स्वागत है सर आपका।
तो सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो कहा जा रहा है कि पहाड़ों में नई तकनीक डेवलप की जा रही है कृषि की और किसानों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज का समय आधुनिक कृषि का समय है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि दूसरे हमारे इस राज्य के साथ सटे हुए जो राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उनकी तरह नहीं है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो दूसरे राज्यों से भिन्न है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर हर 20-25 किलोमीटर के बाद जो है वो माइक्रो क्लाइमेट बदल जाता है। किसान की वो जो ज़रूरतें हैं वो बदल जाती हैं, खान पान परिधान ये सब बदल जाता है। और ये एक हमारे कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक चैलेंज भी बनता है, क्योंकि जब आप 20-25 किलोमीटर के बाद जो है इस तरह से बदलाव आएगा तो उनको दूसरे क्षेत्रों से भिन्न किस्में चाहिए, भिन्न खेती चाहिए, भिन्न खाद चाहिए, भिन्न दूसरी ज़रूरतें हैं और फसलें अलग चाहिए। इस दिशा में ये बहुत बड़ा एक कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक चुनौती होती है। इस चुनौती को चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जो कि हिमाचल के धौलाधार की इन पहाड़ियों के बेसिन में बसा है, ये अपने प्रगति की राह पर है जी। किसानों से मिलकर के उनके दुख दर्द को जानकर भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हमारा कृषि विश्वविद्यालय 4 कॉलेजों में बटा है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस और कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस। सबसे रोचक बात यहाँ की चाय की ये है कि इसके प्रचार और प्रसार के लिए जिन नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सभी नाम प्राचीन भारतीय संगीत के रागों पर आधारित हैं और इनका ही इस्तेमाल कर आज हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में इसको पहुँचाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। खास तौर पर अगर हम यहाँ के चाय के बागानों की बात करें, और विदेशों में तो इसकी खूब धूम है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का चलन या फिर इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो चाय की जो बात करें तो ये धर्मशाला से लेकर जोगिंद्रनगर तक ही सीमित है। एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें कि चिरापुंजी के बाद जो है नंबर धर्मशाला का ही आता है, जहाँ खूब बारिश होती है, प्रचुर मात्रा में बारिश होती है, वहीं पर ये चाय लगाई जा सकती है। थोड़ा वातावरण का बदलाव भी हुआ है, ये एक वातावरण के बदलाव का भी असर है। हालांकि हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ टी है, टी हस्बेंड्री, जिसमें कि हमारे पास कुछ ऐसी उत्तम किस्में हैं जो हमने विश्वविद्यालय में भी लगाई हैं। विश्वविद्यालय में भी हमारे टी गार्डन हैं और बाहर भी टी गार्डन है। कुछ लोगों ने बदलते परिवेश में परिस्थितियां बदलते हुए अपने चाय के बागान जो है थोड़े से कम किए हैं और दूसरी फसलों की तरफ अग्रसर हुए हैं। ये सिर्फ एक वातावरण का बदलाव है और कुछ नहीं। हालांकि हमारी यहाँ की चाय जो है उसकी गुणवत्ता पूरे विश्व में सराही जाती है और इस चाय को एक नया रूप देने के लिए विश्वविद्यालय प्रयत्नशील है। हम इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रदेश में करते हैं और आगे इसको और स्पीड अप करेंगे और विदेशों तक भी ले जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की गुणवत्ता बहुत अच्छी है चाय की, और कहते हैं कि यहाँ की चाय गुनगुनाती है। जो हमारे शास्त्रीय संगीत है उसके जो राग हैं उसके ऊपर इसके नाम है, ब्रांड्स हैं, और कहते हैं मिठास भी होती है कि यहाँ पर बहुत प्रेम से चाय के बागान तो उगाए जाते हैं, चाय भी तैयार की जाती है। तो इससे किस तरह की ब्रांडिंग करने का या फिर किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करने का प्रयास किया जाना चाहिए? इसमें ऐसा है कि जैसे क्योंकि हिमालय की अपनी एक पहचान है और जिस तरह से दार्जिलिंग और दूसरे एरिया से जो है उस चाय का बखान खूब होता है, उस तरह से मैं समझता हूँ कि हम उसको अभी तक उस गति में नहीं ला पाए हैं। लेकिन हिमालय की इस चाय को, धौलाधार की इस चाय को, कांगड़ा की इस टी को
ये आपने सही कहा कि एक ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। हमने कुछ ब्रांडिंग की भी है और आगे भी इसको हम ब्रांडिंग करने वाले। कैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, तो ऑर्गेनिक खेती में हमने चाय को भी डाला एक अलग पहचान देने के लिए, ताकि लोगों को ऑर्गेनिक टी मिले। और हमारी ऑर्गेनिक टी जो है बहुत सफल हुई है। आपको यहाँ ऑर्गेनिक टी मार्केट में मिल जाएगी। हमने कई दूसरी जो हमारे ज़िले हैं उनकी मार्केट में भी भेजते हैं। और अब हम इस चाय को हमारे अलग अलग जो एयरपोर्ट है हिमाचल प्रदेश के और भारतवर्ष के जो बड़े एयरपोर्ट हैं, दिल्ली है या दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, इन एयरपोर्ट्स पर भी हम इनको प्रदर्शित करेंगे, ताकि हमारी ब्रांडेड टी जो है, जैसे हमारे ये क्या कहते हैं कांगड़ा टी है, ऑर्गेनिक टी है, हिमालयन टी है, इस नाम से जो हमने ब्रांडिंग कर रखी है, ये हमारी वहाँ पर प्रदर्शित हो। इसको एक ऐसा रूप देने की ज़रूरत है ताकि लोगों तक ये पहुँचे। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बताएं कि लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और जब मैं यहाँ पर लोकल लोगों से बात कर रही थी तो हमने ये भी जाना कि एक इनहेरिटेड स्किल्स भी है, यानी जो कह सकते हैं कि विरासत में उन्हें स्किल्स मिले हैं। जो आप फैक्ट्री में जो चाय तैयार करते हैं, जो दाने तैयार करते हैं, वो यहाँ एक खासियत है यहाँ के किसानों की। तो उसमें तो ऐसा है कि जैसे चिरकाल से ये जो चाइनरी टी हमारे यहाँ पर लगती है, यहाँ के लोग जो है जो पूरे परिवार पुष्ट दर पुष्ट जो है चाय का ही काम करते हैं। रादर इनकी जो टेक्निकल स्किल है, इस स्किल को भी हम आगे जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये स्किल जो है गांव-गांव तक पहुंचे। दूसरे क्षेत्र जैसे मान लीजिए हमारा दार्जिलिंग है, असम है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके साथ उनका जो है इंटरेक्शन हो और हमारी स्किल वहाँ जाए, उनकी स्किल जो है हमारे पास यहाँ आए, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। किस तरह से और किसके द्वारा हुई कांगड़ा पालमपुर में चाय की बागानों की शुरुआत, क्या रहा इसका अब तक का इतिहास, आइए जानते हैं इसको और बारीकी से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चाय का बागान है और यहाँ पर भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, जैसे चाय बन रही है वैसी खुशबू है। और ये खासियत भी होती है चाय के बागान में, जब आप जाते हैं तो इस तरह की खुशबू आती है और ऐसा महसूस होता है कि आप जन्नत में हैं। तो कुछ वैसा मुझे भी महसूस हो रहा है। लेकिन मैं इस वक्त हूँ हमारे देश में जो चाय की राजधानी कहलाती है उत्तर पश्चिम भारत में, पालमपुर में, वहाँ पर। और इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे यहाँ पर चाय के बागानों की शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय जी हैं, जो कि यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। सर, जैसे कि मैंने कहा कि चाय के बागान में आकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप एक नई दुनिया में हैं। और यहाँ पर तो चाय की जो हिस्ट्री है कहते बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में रचा बसा है। क्या बताना चाहेंगे? सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैम, आपने बहुत अच्छा बोला कि ये जो यहाँ आप आए हैं तो जन्नत में आए हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि आप बोल रहे हैं हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ये 170 वर्ष पुरानी यहाँ का इतिहास है चाय बागानों का। सन 1849 में 1849 में डॉक्टर जेमसन जो थे, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन नॉर्थ प्रोविंस थे, उन्होंने यहाँ पर चाय को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। वो जो पहला स्ट्रीट जो हमारा टी प्लांटेशन गार्डन था, जिसे हेली टी स्टेट प्लांटेशन बोलते थे, जहाँ पर लगी थी, वो ये होल्टा में ही है जहाँ आप आज खड़े हैं। अच्छा। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 1870 की है। और एक देखा जाए तो उस टाइम पे यहाँ की जो मौसम जलवायु था उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया था चाय को बागानों के रूप में। और उसके लिए उन्होंने अच्छी जो यहाँ पर बारिश होती है और जो एक मिट्टी में ये जो सॉइल पीएच होता है जो कि एसिडिक होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, जो यहाँ पर है, तो उन सब को देखते हुए इसे इंट्रोड्यूस किया था और वो बहुत कामयाब भी रहे थे। अच्छा। और हमारी जो यहाँ की जो चाय थी, उसने उस वक्त भी 1886 और 1895 में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते थे इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इस चाय की महक, जो ऐसे आप बोल रहे थे कि बहुत फैलती है, महक के साथ साथ स्वाद हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, दार्जिलिंग की चाय अपनी तरह फेमस है, लेकिन अगर आप हमारी चाय को एक बार पीना शुरू कर देंगे, यहाँ की कांगड़ा चाय जिसे बोलते हैं हम, तो वो कांगड़ा चाय जब आप पीना शुरू कर देंगे तो दूसरी चाय को आप भूल जाएंगे। कांगड़ा चाय पर हमारा कृषि विशेष जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा टी ब्रेक।
संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि विशेष में। चाय पर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन आज हम कर रहे हैं चाय की चर्चा। तो चलिए बढ़ाते हैं सफर को आगे। चाय की बागवानी जो कि देखने में मोहक और खूबसूरत लगती है, इस खूबसूरत दिखने वाली बागवानी को कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। चाय की खेती के लिए अम्लीय भूमि को सबसे उचित माना जाता है, जिसमें जल निकासी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस भूमि में जल भराव होता है वहाँ इसकी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी भूमि में इसके पौधे नष्ट हो जाते हैं। भारत में इसको पहाड़ी राज्यों में ही उगाया जाता है। इसके लिए भूमि का पीएच मान 5.4 से 6 के बीच होना चाहिए। बात करें उपयुक्त मौसम की, तो चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय की खेती के लिए गर्म मौसम के साथ साथ बारिश का होना जरूरी होता है। जिस जगह हमेशा बारिश का मौसम बना रहता है, वहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके पौधे शुष्क और आर्द्र मौसम में अच्छे से विकास करते हैं। इसकी खेती के लिए छायादार जगह सबसे उपयुक्त होती है। इसकी बागवानी के लिए 13 से 35 डिग्री तक का तापमान उचित समझा जाता है। चाय के पौधों को बीज और कलम के माध्यम से तैयार कर उगाया जाता है। चाय की कई किस्में जिन्हें भारत में कई जगहों पर लगाया जाता है। चीनी जात, असमी जात, कांगड़ा चाय, व्हाइट पियोनी और सिल्वर नीडल व्हाइट, ऐसी कई किस्में हैं जिनके द्वारा काली, सफेद और हरी चाय को तैयार किया जाता है। जैसे कि हम कांगड़ा टी की बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ की टी में भले ही जब आप चाय पकाते हैं तो हम रंगत देखते हैं, रंगत उस तरह की ना हो, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और विदेशों में तो इतना पसंद किया जाता है। तो क्या कमी है जो कांगड़ा टी हमारे देश में इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने का जो प्रयास होना चाहिए था, उसमें कहीं कमी दिखती है? और इसको तो शायद जीआई भी मिला हुआ है, 2005 में मिला है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं इसका आप दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि दरअसल में कांगड़ा चाय जो है वो अलग कैसे हैं दूसरे रीजन से। जैसे दार्जिलिंग की चाय की बात करते हैं, आसाम की चाय की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो प्लांटेशन है इसको हम कांगड़ा लोकल बोलते हैं, कि जितनी भी प्लांटेशन है कांगड़ा लोकल है और चाइनरी टाइप की प्लांटेशन है। इसका जो पत्ता है आप देखेंगे कि बिल्कुल छोटा पत्ता है और ये जो पत्ता है ये आसामी का टाइप का पत्ता है। मैं और दिखाती, ये बताया आपने असम टी है, ये असम टी है और ये कांगड़ा टी है। कांगड़ा टी, इसका पत्ता छोटा है। अब जो आपने बताया कि गुणवत्ता का क्या आधार है और कलर का क्या आधार है, जो ये जो चाय जो दानेदार जो चाय बनती है, खासकर जिसको हम CTC टी बोलते हैं, वो इस तरीके के पत्ते से बनती है। इसको बनाने की विधि क्या होती है कि जो ये पत्ता है, इस पत्ते को पहले क्रश कर दिया जाता है, क्रश कर दिया, उसके बाद इसको काट दिया जाता है। काटने के बाद जो उसके लंबे लंबे लीरें बनती हैं और पीसेस बनते हैं, उसको मशीन में डाल के उसको ग्रेनुलेटेड कर दिया जाता है, तो उसे आपकी पत्तेदार चाय, दानेदार चाय बनती है। और जो हमारी कांगड़ा चाय है और या दार्जिलिंग टी जिसको हम बोलते हैं, कि वहाँ आप देखेंगे कि पत्ते का साइज बड़ा छोटा है। इसको हम क्रश नहीं करते हैं, इसको हम पूरे के पूरे पत्ते को रोल कर देते हैं। तो इसके ग्रैन्यूल्स, मतलब इसके ग्रैन्यूल्स साइज में बड़े होते हैं? इसके ग्रैन्यूल्स, इसके जब आप चाय बनाएंगे तो पूरे का पूरा पत्ता आपका खुल जाता है, पत्ता खुल जाता है, पत्तेदार चाय हम बोलते हैं। जहाँ तक आपने कलर की और फ्लेवर की बात की, जो कांगड़ा लोकल चाय है या चाइना टाइप की जो चाय है, उसमें पॉलीफिनोल्स कंटेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर टी। उसका क्या लाभ होता है? उसका क्या लाभ होता है, उससे ये होता है कि जो आपका फ्लेवर कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे जैसे पत्ते का साइज बढ़ता जाता है और उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसमें पॉलीफिनोल्स कंटेंट्स
कम होते चले जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि CTC जो है हमारे बड़े पत्ते से बनती है और ये हमारे छोटे पत्ते से बनती है। छोटे पत्ते होने के कारण इसमें जो पॉलीफिनोल कंटेंट्स है वो अधिक होते हैं। अधिक होने के कारण क्या होता है कि इसकी फ्लेवर हमें ज़्यादा मिलती है। हम ये कहें कि छोटी पत्ती बड़ा कमाल, ज़्यादा फ्लेवर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पाया भी गया। चाय के पौधे एक बार लगने के बाद कई साल तक उत्पादन दे सकते हैं। इसे ढाल वाली भूमि में उगाया जाता है। ढाल वाली भूमि में इसके पौधों की रोपाई के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इन गड्ढों को पंक्तियों में 2.5 से 3 फीट की दूरी पर तैयार किया जाता है। पंक्तियों में गड्ढों को तैयार करते वक्त प्रत्येक पंक्तियों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। गड्ढों के तैयार होने के बाद उनमें उचित मात्रा में खाद को मिट्टी में मिलाकर भर देते हैं। चाय की खेती ज्यादातर उन्हीं जगहों पर अधिक होती है जहां बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके पौधे को छायादार जगह और पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसके पौधे की अधिकांश सिंचाई बारिश के माध्यम से होती है, लेकिन बारिश कम होने पर इसके पौधों की सिंचाई फव्वारा विधि से करनी चाहिए। इसके पौधों की सिंचाई अधिक तापमान होने पर अगर बारिश न हो तो रोज हल्के रूप में करनी चाहिए, जबकि सामान्य तापमान पर मौसम के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। और रोग एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही पौध का रोग प्रबंधन करना चाहिए। पालमपुर कांगड़ा चाय, जिसकी बागवानी और इतिहास को हम सब ने जाना। हिमाचल की वादियों में तैयार की जाने वाली ये चाय बागवानी की शुरुआत से ही इसने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। सन 1886 से 1895 के बीच इसके उच्च गुणवत्ता और बेहद स्वाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार भी मिले। सन 1954 में चाय बोर्ड की स्थापना के बाद चाय के बाजार और देश के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाने वाली चाय के लिए एक मंच तैयार हुआ, जिसकी सहायता से आज भारतीय चाय को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान प्राप्त हुई है। चाय उद्योग से जुड़े बड़े कारोबारी दीपक प्रकाश जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं चाय के इस उद्योग के बारे में। दीपक जी, क्या बताना चाहेंगे, अभी स्थिति क्या है? चाय की जो यहाँ पर हालत है वो बिगड़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ एक तो लेबर नहीं मिलती है, लोकल लेबर चाय बागानों में काम नहीं करना चाहती है, तो बड़ी मुश्किल बढ़ती ही चली जा रही है। सेकेंडली प्रॉब्लम यानी वायबल नहीं हो रहा है, बिकॉज वायबिलिटी जो है, जो हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल रही है, हम लोग यहाँ से जो चाय ये बनाते हैं, एक तो नॉर्थ इंडियंस ये पीते नहीं हैं, तो ये सारी चाय बंगाल जाती है, तो यहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बंगाल से जाके ये चाय बिकती है। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बंगाल में ये चाय बहुत पीते हैं। लेकिन दीपक जी, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि उत्तर भारत में इसको उतना नहीं पिया जाता, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्रीन टी का कल्चर एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको लगता है इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो कांगड़ा की ये चाय है, जो ग्रीन टी हम कह रहे हैं ऑर्थोडॉक्स, इससे बेहतर ग्रीन टी तो कोई हो ही नहीं सकते अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें। ये जो चाय हमारी यहाँ बनती है ये सारी चाइनीज बुशेस से बनती है, और इसमें वर्ल्ड की बेस्ट ग्रीन टी इसी बुशेस से बनती है। ये हमारी चाय में स्पेशलिटी क्या है कि ये कड़वी नहीं लगती है, एंड इट इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और इट इज़ प्रूवन। यहाँ पर CSIR और इन्होंने रिसर्च किया है, और रिसर्च करके इनको ये फाइंडिंग्स मिली है कि इट इज़ गॉट द मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स। पालमपुर कांगड़ा में उगाई जाने वाली किस्में कांगड़ा आशा और कांगड़ा ज्वाला, ये दोनों ही वहाँ की प्रमुख किस्में हैं, और वर्ष भर होने वाले 10 लाख किलोग्राम चाय उत्पादन में इनका भी योगदान है, जिसे भविष्य में 20 लाख किलोग्राम तक करने का लक्ष्य कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय व्यापारियों ने निर्धारित किया है। पश्चिमी भारत, जहां यहाँ की चाय की सबसे ज्यादा मांग है, अब इस मांग को देश भर में फैलाने की जरूरत है, जिसके लिए हिमाचल के चाय बागानों को अपनी वही पुरानी पहचान वापस मिले।
पहाड़ों के समान था मेरा जीवन, ये यहाँ का एक लोकगीत है जिसे आप सुन रहे हैं कि पीछे ये महिलाएं गा रही हैं। और सच कहूँ तो इस बागान की खूबसूरती में मैं भी खो गई हूँ। आज के कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया है कि एक चाय के बाग से लेकर आपके ड्राइंग रूम में चाय की चुस्की का सफ़र कितना मुश्किलों से भरा होता है, कितनी मेहनत होती है। तो कैसा लगा आपको हमारे आज के इस कार्यक्रम का सफ़र, ज़रूर हमें बताएं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर ले, हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कर ले, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेल गांव। तो इस सफर के बारे में बताएं कैसा लगा आज का हमारे कार्यक्रम। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर ईमेल और साथ ही पत्र लिखें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ ही आप दीजिए कृषि विशेष में मुझे इजाजत। अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। बच्चों को मेरे पास आने को, कितना सुंदर प्रभु का बचा।